ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन, डाउट्स वगैरह अपन बाद में ले लेंगे। देखो, आज का जो सेशन होगा या यूजुअली जो भी जीएस डीपीपी का जो डिस्कशन होगा वो आपको नॉलेज डिलीवर करने के लिए नहीं है। नॉलेज के लिए लेक्चर्स है, नॉलेज के लिए नोट्स है, ये सब है, ठीक है। नॉलेज डिलीवर करने के लिए वो सारी चीजें आज होगा। आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, कोई आंसर सही है तो क्यों सही है, कोई आंसर गलत है तो क्यों गलत है। हालांकि मेंटस वगैरह ऑडियो में आपको जवाब दे ही देंगे, बाकी यहाँ पे टीचर आपको बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, कौन सा एलिमेंट पर्टिकुलर आंसर में डाला जाना चाहिए, कौन सा एलिमेंट हटाया जाना चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटा अपना डिस्कशन इसी बात पे होगा। फटाफट से 10-15 मिनट का सेशन है। जिनको दिक्कत आ रही है वो एग्जिट करके वापस इन हो जाओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट मोरालिटी एंड एथिक्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट आंसर राइटिंग का रूल होता है कि आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है और अंडरलाइन जरूर करना है। तो क्या क्या अंडरलाइन करूंगा मैं? फर्स्ट चीज है डिफरेंशिएट, ठीक है साहब। किस किस के बीच में डिफरेंशिएट करने के बोल रहा है? मोरालिटी और एथिक्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है। नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है, और विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स। अब जितने भी टॉपर्स की अपन कॉपीज देखेंगे या फिर जो जिन्होंने मेंस दिया हुआ है उनकी कॉपीज देखेंगे तो क्या क्या वो गलतियां करते हैं। पहली चीज स्ट्रक्चरिंग वाली। कभी भी आपको डिफरेंशिएट वर्ड आ जाए, अंतर बताना, कंपेयर करने की बात आ जाए, जब भी दो चीजों में तुलना की बात आ जाए तो हमें टेबल प्रेफर करनी चाहिए। हालांकि हर बार आप टेबल नहीं बना पाओगे, क्योंकि टेबल बनाने के लिए आपके पास ये आधार जो है, ये जो पैरामीटर्स है ना, ये ठीक ठाक होने चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो फिर टेबल नहीं बना पाओगे। लेकिन यदि आपके पास 4-5 भी आधार है, 4-5 भी पैरामीटर्स है, तो आप टेबल जरूर बनाओ, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। आंसर राइटिंग में मार्क्स रिलेटिव होते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब आपके पीछे वाली कॉपी कैसी थी, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके मार्क्स कैसे आएंगे। तो बहुत कम टॉपर्स या बहुत कम लोग टेबल बना के आते हैं। यदि आप आउट ऑफ 39 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन, यदि 5-7 क्वेश्चन में भी टेबल बना के आते हो तो आप एडवांटेज में रहोगे। 0.5 एक नंबर भी ज्यादा आ रहा है तो 7-8 नंबर आपके ज्यादा आ गए। 7 नंबर एक पेपर में बहुत होते हैं, ठीक है। तो यदि आप टेबल बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, तो टेबल बनानी है अपने को। क्लियर है यहां तक बात? मुझे कमेंट करते रहना आप, मुझे आपका एंगेजमेंट चाहिए, क्योंकि कितना भी पढ़ लो, कितने भी नोट्स पढ़ लो, कितने भी क्लासेस लगा लो, यदि आपने आंसर राइटिंग ढंग से नहीं की ना तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात ये अपने को करना ही करना, सीखना है। अपना तो स्ट्रेंथ ही कनेक्ट की यही आंसर राइटिंग एंड ऑल, ठीक है। बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपन जो सब्जेक्ट की डिमांड है उसमें घुसते हैं, आंसर राइटिंग की डिमांड में घुसते हैं, ठीक है। क्लियर है? पहली चीज, मैं नहीं बोल रहा हर क्वेश्चन में टेबल बन जाएगी, हर कंपेयर कॉन्ट्रास्ट डिफरेंशिएशन में टेबल बन जाएगी, नहीं बनेगी, लेकिन कुछ कुछ में बनेगी। 5-7 क्वेश्चन में आराम से बनेगी, ठीक है। पहली चीज। दूसरा, आप ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स। यदि आप एग्जाम्पल नहीं लिख रहे तो आपके मार्क्स सीधे 5 में से 2.5 हो गए। मतलब वो इवेल्युएट ही 2.5 में से करेगा। सिंपल सी बात ये, एग्जाम्पल देने ही देने हैं। एग्जाम्पल्स आप अलग अलग दे सकते हो, सबके एग्जाम्पल्स अलग अलग होते हैं। लोकल एग्जाम्पल दे सकते हो, राजस्थान का, इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हो, वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम्पल दे सकते हो। जरूरी नहीं है आपके नोट से आप एग्जाम्पल दो। अपन ने जैसे वो एक छोटी सी रील मैंने शूट की तो उसमें नागौर का एग्जाम्पल दे रखा था उन्होंने। तो एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि यार उसको नागौर का एग्जाम्पल पता है नहीं पता, वो देखेगा कि यार इस भाई ने अपनी समझ से कुछ लिखा है। ये जो एग्जाम है ये क्या इवेल्युएट कर रहा है आपकी, कि आपकी समझ कितनी है। बड़ी कोचिंग के नोट्स, कनेक्ट के नोट्स, ये तो सबने ही रट लिए। आपका क्या ओपिनियन है? सिविल सर्वेंट बनने के बाद में आपकी ओपिनियन मैटर करती है। मैं एक बार ऐसे ही चला देता हूं ना, वो मैटर करता है, और वो हर आंसर में आपको दिखनी चाहिए, चाहे छोटा सा ही, छुट्टू सा ही दिखे आपको, चाहे वो एग्जाम्पल में दिखे, चाहे वो टेबल बनाने में दिखे, चाहे वो डायग्राम बनाने में दिखे, लेकिन वो जो डिफरेंशिएटिंग जो फैक्टर है वो दिखना चाहिए। क्लियर है यहां तक? मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ। सिर्फ 2 लोगों को ही क्लियर है क्या भाई? एंगेजमेंट चाहिए भाई, सीधी सी बात ये। यदि आप 55 लोग हो, मुझे एंगेजमेंट चाहिए, एनर्जी दे रहे हैं तो ठीक है, आप भी अपनी एनर्जी लगा रहे हो, हम भी लगा रहे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है कैसे डिफरेंशिएट, छोटी छोटी चीजों से डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अब अपन ने हिंदी में पढ़ लेते आधार। पहला आधार तो परिभाषा ही हो सकती है कि भाई दोनों की परिभाषा अलग है। एक क्या बोलती है, नीति शास्त्र क्या बोलता है कि भाई समाज क्या सोच रहा है। अब ये सब नॉलेज वाली बातें लेक्चर में मैंने अच्छे से क्लियर कर दी, नोट्स में अच्छे से लिखा है, वो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं समझाऊंगा नहीं एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस। हमारे बाकी टीचर्स भी आपको नहीं समझाएंगे क्योंकि वो चीजें रिपीटेड है। यहाँ पे हम आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेशन में हमने दोनों दे दी भाई, ये पर्सनल होता है और ये पूरा समाज सोसाइटी के द्वारा निर्देशित होता है। प्रभाव, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसके स्रोत क्या है भाई, इसका बाह्य समाज डिसाइड कर रहा है तो एक्सटर्नल है, इसका इंटरनल है, ठीक है। व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी कितनी है, जो चीज बाहर के लोग डिसाइड कर रहे हैं, जो कोडिफाइड है, जो बुक्स में लिखी हुई है, जो गीता रामायण में लिखी हुई है, जो कांट ने दे दी, वो तो सब्जेक्टिविटी उसमें तो कम होगी क्योंकि वो तो बोल के चले गए समाज में सब। लेकिन खुद में क्या सोच रहा हूं उसमें तो सब्जेक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये सब चलो ठीक है, ये सब लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया। अब देखो 2.5 नंबर का ये हो गया एग्जाम्पल्स।
ये एग्जाम्पल देने जरूरी थे। ये सब करके आओगे आपको मिलेंगे आधे नंबर, 1 नंबर, क्योंकि 2.5 से इवेल्युएट हो रहा है। लेकिन ये करके आओगे तो फिर आपको 5 में से 2 नंबर मिल जाएंगे, 2.5 नंबर मिल जाएंगे। समझ रहे हो? आंसर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसकी डिमांड को हिट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है? ब्लर आ रहा है, बाकी लोग बता दो ब्लर आ रहा है क्या? एक बार क्रिप्टन सर आप भी बता दो। आपका नेट वगैरह का इश्यू हो सकता है, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है? आगे से फिर हम इसको एप्लीकेशन वगैरह पे भी ले लेंगे। एक बार मुझे अपनी टीम में से कोई ऑनलाइन है तो मुझे बता दो सारी चीजें क्लियर है क्या। ठीक है? तो यही क्वेश्चन हिंदी में, जब इंग्लिश में अपन ने आंसर किया तो यहां पे सीधे सीधा आ गया। डेफिनेशन, इंपैक्ट, लोकस क्या है, सब्जेक्टिविटी, इन प्रैक्टिस, एक्शन 1 एंड एक्शन 2, ये एग्जांपल्स अपन ने दे दिया। ये एग्जांपल सबके अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि भाई ये सोसाइटी वाला अपन ने एग्जांपल लिया, इमोरल वाला, मेडिकल साइंस वाला एग्जांपल लिया। कोई सी भी चीजें हो सकती है जो एथिकल हो सकती है, इमोरल नहीं, एथिकल है लेकिन इमोरल है, मोरल है लेकिन अनएथिकल है। बहुत सारे आप नोट्स अपने आते रहते हैं, न्यूज़पेपर में एग्जांपल आते रहते हैं, आप अपने मन से बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यदि आपका टीचर इतना अच्छा है कि एथिक्स की क्लास में आपको सोचना सिखा दिया, आपका टीचर इतना अच्छा है कि हिस्ट्री क्लास में आपको सोचना सिखा दिया, तो आप आंसर भी बिल्ड कर सकते हो खुद का। ठीक है? और यही मैटर करता है। और मैं आज कितनी तारीख होगी? 5 तारीख होगी, कितनी, 8 तारीख होगी। मैं आज खड़े होकर बोल रहा हूं, इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर है और मेंस का पेपर है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है। हरियाणा पीसीएस का पेपर देखो आप, कितना डिफरेंट है, पूरी यूपीएससी की तरफ जा रहा है। तो आपको एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, बिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन अपन ने आराम से आंसर कर दिया। आगे चलते हैं साहब। अच्छा, इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा ना वो लाने के लिए। पेज कैसे आएगा वापिस? ठीक है, पेज यहां से आएगा। अकाउंट्स ऑडिटिंग वाला है, फिर आगे अकाउंट्स ऑडिटिंग, या आगे एथिक्स का और क्वेश्चन है ना। ये दिख रहा है क्या आपको? मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, दिख रहा है, तो बड़ा करने की जरूरत नहीं आई थिंक। दूसरा क्वेश्चन है, करप्शन कोजेज मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। किसने बोला? ये कौटिल्य ने बोला है। भ्रष्टाचार क्या क्या करता है? पहली चीज करता है, सरकारी राज कोष का दुरुपयोग करता है। ठीक है साहब, जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, 3 चीजें दिखी हुई है। प्रशासनिक अदक्षता को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट मुझे सीधे सीधे दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। और ये किसके विचारों में है? कौटिल्य के विचारों में। कौटिल्य के विचारों की विवेचना करनी है। अब अपन ने देखा था आंसर राइटिंग करने के लिए इंट्रो होना चाहिए, 10 मार्कर क्वेश्चन में बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है? इंट्रो अपन ने देखा था, बहुत तरीके से अपन लिख सकते हैं। कौटिल्य के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, करप्शन की बात हो रही है तो कुछ अभी रिसेंट में कुछ करप्शन हो रहा हो जिसमें अदक्षता की बात हो रही हो, जिसमें सरकारी जो विकास है उसके मार्ग में बाधा हो, तो एक लाइन रिसेंट का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि भाई करप्शन हुआ था तो ये ऐसा हो गया। तो 4-5 तरीके आपको पता है, कलम आंसर राइटिंग की वीडियो आपने देखे, तो 1 या 2 लाइन, ज्यादा नहीं, 1 या 2 लाइन में आपको इंट्रो लिख देना है। ठीक है? तो देखो अलग अलग है। फर्स्ट अपने कोशिश की, कौटिल्य का ही कोड दे दिया, इट इज इम्पॉसिबल टू नो व्हेन एंड हाउ मच वाटर ए फिश ड्रैंक सिमिलर टू द एक्ट ऑफ स्टीलिंग गवर्नमेंट्स मनी बाय ऑफिशियल। जिस तरीके से हमें पता नहीं लगता कि एक मछली जो पानी में रह रही हो कितना पानी पी गई, ठीक उसी तरीके से जब पब्लिक ऑफिशियल्स, जो सरकारी नौकर है, जब वो करप्शन करते हैं, जो चोरी करते हैं, तो उसका भी पता लगाना असंभव है। तो कौटिल्य का एक कोर्ट से आपने बता दिया कि हाँ कौटिल्य ने करप्शन के बारे में कहा है ठीक ठाक। पहला तरीका ये है, कोर्ट से भी मार्क्स आते हैं। और मार्क्स क्यों आते हैं? ऐसा नहीं कि कोर्ट कुछ मतलब कोर्ट से उसको मजा आ गया, उसने ये देखा कि पिछली 5 कॉपीज में नॉर्मल से आंसर लिखे हुए थे, लेकिन इस भाई ने या इस बहन ने कोट लिख दिया, भाई कौटिल्य का कोट लिख दिया। अब आप बोलोगे इतनी तो नॉलेज होती नहीं है, अभी मैं बैठूंगा तो मुझे कौटिल्य का कोट याद नहीं आएगा। सही बात नहीं आएगा, भले एथिक्स पढ़ा रहा हूं 2 साल से, लेकिन मेरे पास और भी तो तरीके इंट्रोडक्शन देने के। डेफिनेशन ये तो पता ही है अपने को, ये तो नोट्स में लिखी हुई है साफ साफ। ठीक है? हालांकि इसके लिए अपन वीआईपी नोट्स बना रहे हैं। ठीक है? कि आपको लगभग जितने भी टॉपिक्स पॉसिबल है उनमें फैक्ट दे दिया जाए, कोई करंट की घटना दे दी जाए, कोई कोट है एजुकेशन पे, विमन पे, करप्शन पे, तो कोट दे दिया जाए। तो आखिरी में जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपने टेस्ट सीरीज लिख चुके होंगे, तो प्री के बाद में आपको रटने वो थोड़े थोड़े, आपको एजुकेशन पे 2 कोट याद रहने चाहिए, आपको करप्शन पे 2 कोट याद रहने चाहिए। इस तरीके से आपका आंसर बाकी लोगों से डिफरेंट हो जाएगा। देखो वीआईपी का नाम क्या है? वैल्यू इंडक्शन प्रोग्राम। आपके आंसर में थोड़ी सी डिफरेंशिएटिंग वैल्यू डाल रहा है वो, जो कि आपके 0.5, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। मैं नहीं बोल रहा कि ये सब करने से आपके किसी को 10 में से 2 आ रहे हैं तो आपके 5 आ जाएंगे, नहीं, किसी के 10 में से 2 आ रहे हैं तो आपके 3 या 2.5 आ जाएंगे। और बस यही तो होता है, आधा आधा 0.25 नंबर बढ़ के ही तो सिलेक्शन होता है। ठीक है? तो दूसरा तरीका क्या हो गया?
मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी इक्वल टू करप्शन, ये तो डेफिनेशन अपने लिखी हुई है, नोट्स में ही लिखी हुई है। तो आपने पूरा क्वेश्चन नोट करप्शन का था, आपने करप्शन छोटी सी एक लाइन में डिफाइन कर दिया है ना। हिंदी में भी मैं बोलूं, हिंदी में भी बोलूं तो ये रहा, एकाधिकार प्लस विवेक माइनस जवाबदेही बराबर भ्रष्टाचार, एक लाइन में आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है साहब, अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द 10 मार्कर क्वेश्चन, बॉडी। बॉडी अपने को कैसे करनी है, बॉडी 3 पार्ट है तो तीनों में बांटना पड़ेगा। अब ऐसे मान लो आप, तो इसको सीधा सीधा एक नंबर वो देगा आपको इंट्रो के, मतलब एक नंबर देगा नहीं, एक नंबर इंट्रो का मान के चल रहा है कि एक नंबर इंट्रो का है, उस एक नंबर में से हो सकता है वो 0.25 दे दे इंट्रो के। ठीक है साहब, ठीक है। एक नंबर वो देगा कंक्लूजन के, कि आपने कितना अच्छा सा कंक्लूड किया। इवन एक में से कंक्लूजन का एक भी आ सकता है, क्योंकि लास्ट में नंबर हाथ से छूटते तो लास्ट में उसका दिल खुश कर दिया तो अच्छे नंबर देगा। ठीक है साहब, और बाकी की जो 8 नंबर है वो बॉडी में आएंगे। तो बॉडी में हो सकता है कि आपको 1.5 नंबर आ जाए, 2 नंबर आ जाए, इसमें 0.25 नंबर आ जाए, और इसमें से 0.5 नंबर आ जाए। इस तरीके से 3, 3.5, 4 नंबर वो डिपेंड करता है। वो आरपीसी ये भी डिसाइड करती है कि किस क्वेश्चन में मिनिमम कितने देने और मैक्सिमम कितने देने। बट रिलेटिवली यदि आप ये फॉलो करोगे तो आपके बाकी लोगों से ज्यादा मार्क्स आएंगे, और यही तो करना है अपने को, रिलेटिव ही तो है सब कुछ। ठीक है, ठीक है साहब। तो आपने दूसरा तरीका परिभाषा दे दी, पहला तरीका आपने कोड दे दिया। ठीक है, उसके बाद फैक्ट वगैरह दे सकते हो, कौटिल्य के बारे में थोड़ा सा बता दिया। हालांकि एथिक्स में ये अपन अवॉइड करेंगे। देखो ये मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर में सारे तरीके बताए जाते हैं हमें, हमारे द्वारा आपको। तो कुछ कुछ चीजें इसमें हो सकती है कि उतनी सूटेबल नहीं हो, तो अपन एथिक्स में ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह नहीं देंगे। हाँ, हिस्ट्री का क्वेश्चन होता तो इसमें ये आंसर इंट्रोडक्शन ये दिया जा सकता था। ठीक है साहब, उसके बाद देखो ये किसकी है, ये वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल डेफिनेशन है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक को लिखना चाहिए था इनको, करप्शन की। ये देखो, जब ये वर्ल्ड बैंक आप लिखोगे और गोला करोगे ना, तो पक्का आपको 0.1 नंबर ज्यादा उसके माइंड में अपने आप फीड हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं लिख के आ रहे लोग वर्ल्ड बैंक वगैरह। तो क्या है, ऑब्टेनिंग थिंग्स विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन फ्रॉम ए पर्सन यू आर डीलिंग इन ए ऑफिशियल कैपेसिटी। जब आप किसी के साथ ऑफिशियल कैपेसिटी में डील कर रहे हो, ऑफिशियल कैपेसिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे देख ही लेता हूं, मतलब औपचारिक तरीके से जब आप किसी से डीलिंग कर रहे हो, तो आप किसी वस्तु की या तो कीमत दे ही नहीं रहे हो, या फिर इनएडिक्वेट कीमत दे रहे हो। कोई 1000 रुपए की चीज और आपने 20 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, वो करप्शन की श्रेणी में आता है। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है। आपने डेफिनेशन दे दी, आपने फॉर्मूला दे दिया, आपने कोड दे दिया, सारे नहीं करने, आपको एक चीज करनी है इनमें से। ठीक है, एग्जाम में एक ही चीज करनी है। क्लियर है यहां तक? अलग अलग टाइप से इंट्रो लिखा जा सकता है। मसाला है वो आपके नोट्स में, वीआईपी नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, इंट्रो क्लियर है? करप्शन वाला टॉपिक है, उसमें मिल जाएगा। आप पीडीएफ खोलो, कंट्रोल ऑफ करो, मिल जाएगा ये सारी चीजें ना। क्लियर है? बताओ बताओ फटाफट से बताओ। सबसे ज्यादा फायदा यदि आपको होगा तो हमारे टीचर्स जो डिस्कशन लेंगे ना उससे होगा, रिवर्स इंजीनियरिंग करने से होगा। आपका दिमाग अपने आप ही शिफ्ट होने लग जाएगा, आपका पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, बताओ बताओ फटाफट से कमेंट करो यार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अरे बलविंदर भाई साहब, आप अभी तो ये डिस्कस कर रहा हूं, इस पे चल लेते हैं। प्लान में क्लास के बाद में डिस्कस कर लूंगा। अभी जो चीज अपन सीख रहे हैं वो तो सीख लो यार। अभी आप, मैं सारे डाउट्स बाद में लूंगा, आप प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, जो करवा रहा हूं वो तो कर नहीं रहे, एक भी कमेंट नहीं कर रहा। अपन क्लास के बाद में ढूंढेंगे ये कहां पे है। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? आप कंटेंट के पीछे मत भागो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कंटेंट पढ़ भी लोगे तो भी ये चीजें नहीं हो पाएगी, इनको सीख लो अभी। अब एक भाई साहब को ये कि अभी ढूंढना है ये नोट्स में कहां पे। आप एक बार आंसर राइटिंग सीख रहे हैं, यहाँ नॉलेज की बात हो ही नहीं रही है। मान लो आपको नहीं आता, ये नहीं आता, मोनोपोली प्लस डिस्कशन माइनस अकाउंटेबिलिटी करप्शन, ये आ जाएगा 8 महीने में, आगे में आ जाएगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चरिंग है वो नहीं आएगी यदि आप नहीं सीखोगे तो। समझते ही नहीं हो यार, समझो ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, बॉडी। बॉडी मैंने बोला 8 नंबर की बॉडी है। अब बॉडी में आप 1 नंबर खींचते हो या 2 नंबर खींचते हो या 3 नंबर खींचते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात, सबसे पहली गलती बॉडी में लोग कर देते हैं कि सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन ही नहीं करते। तो आपको हेडिंग वही बनानी है जो क्वेश्चन में दी हुई है। हम जो एआई टूल बना रहे हैं उसको अच्छे से हमने ये सिखाया कि भाई तू हेडिंग वही बनाएगा जो क्वेश्चन में पूछी गई है, अपने मन से हेडिंग नहीं बनाएगा। तो जैसे हम एआई टूल को ट्रेन कर रहे हैं वैसे ही हम अपने बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं कि भाई हेडिंग वही बनानी है जो क्वेश्चन पूछा है। उससे क्या साइकोलॉजिकली एग्जामिनर के दिमाग में ये जाता है कि अच्छा
इसने ये वाला पार्ट आंसर कर दिया, अच्छा इसने सेकंड वाला पार्ट भी आंसर कर दिया, अच्छा थर्ड वाला पार्ट भी आंसर कर दिया। अब आपने आंसर में क्या लिखा है वो सेकेंडरी बात है, वो तो बात की बात है, वो कितना अच्छा लिखा है वो तो बात की बात है, कम से कम उसके माइंड में ये तो गया कि 3 पार्ट थे और तीनों पार्ट आंसर कर दिए। तो आपको मैं बता रहा हूं यदि वो कंसीडर कर रहा है 3 नंबर की यदि बॉडी है तो 1 नंबर तो वो आपको वैसे ही दे देगा कि हाँ तीनों पार्ट आपने आंसर किए। अब आंसर कितना अच्छा कर रहे हो, आंसर में कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हो, आंसर में कितने एग्जांपल्स आप दे रहे हो, आंसर में कितनी यूनिकनेस आप ला रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि वो फिर 1 नंबर ज्यादा देगा या 2 नंबर ज्यादा देगा, मतलब बॉडी में 3 देगा, 2 देगा, 1 देगा, 4 देगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हेडिंग्स देखो, आप क्या क्या हेडिंग्स बना दी भाई बॉडी में। फर्स्ट हेडिंग बना दी मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट ट्रेजरी, क्यों क्या पूछा था कि करप्शन से गवर्नमेंट ट्रेजरी की मिस यूज होता है। ठीक है भाई, कैसे कैसे होता है, एम्बेजलमेंट हो जाता है, गबन, मिस अप्रोप्रिएशन, चीटिंग, फ्रोजरी हो जाती है, नेपोटिज्म, ब्राइबरी, फेवरिटिज्म, इन सबसे क्या होता है मिस यूज हो जाता है गवर्नमेंट ट्रेजरी का। और एग्जाम्पल दे दिया, ये देखो ये एग्जाम्पल, ये यूनिकनेस आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉलेज वाला पार्ट, और ये हो गया स्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट, ये हेडिंग वाली। ठीक है, दूसरी क्या है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी आ रखी है, ये दूसरी हेडिंग हो गई। यहां पे आप एग्जाम में मैं तो बोलूंगा मार्किंग भी करो। देखो ये परफेक्ट आंसर नहीं है, मैं लिखूंगा परफेक्ट आंसर नहीं होगा, आप लिखोगे परफेक्ट आंसर नहीं होगा, हम छोटा छोटा एक दूसरे को सजेस्ट करके इंप्रूव कर सकते हैं। तो जैसे इसमें मैंने क्या इंप्रूवमेंट बताया कि भाई नंबरिंग कर दो, क्योंकि 3 पार्ट पूछा आपने, 3 एग्जैक्टली नंबरिंग कर दी, साइकोलॉजिकली उसके मन में गया कि आपने पूरा आंसर लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, एंड थर्ड हो गया ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। क्यों क्यों पूछा है उसने कि करप्शन से पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट भी ऑब्स्ट्रक्ट होता है, राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। कैसे होती है, लिख दिया भाई, प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, राष्ट्र के विकास में क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये सब डिले हो जाते हैं, एग्जाम्पल दे दिया भाई बांग्लादेश में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एआरसी का एग्जाम्पल दे दिया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एथिक्स की बात आए तो सेकेंड एआरसी आएगी, नोलन कमेटी आएगी, एथिक्स की बात आएगी तो फिलोसोफर्स आएंगे, एथिक्स की बात आएगी तो, है ना, वैल्यूज आएगी जब एथिक्स की बात आएगी तो। ये सब एथिक्स का मसाला है, ये आपको यूज करते रहना है बार बार आंसर्स में। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन, इसका भी 1 नंबर है, 1 नंबर में से कितना देगा वो 0.1 देगा, 0.25 देगा, वो डिपेंड करता है। तो इसमें कंक्लूजन में हमें वे फॉरवर्ड लिख देना है। जैसे करप्शन की बात हुई है तो हम ये तो बताएंगे ना, चलो मान लिया, ये बता दिया आपने कि देखो भ्रष्टाचार से सरकारी राजकोष का दुरुपयोग होता है, ये बता दिया आपने 2-3 पॉइंट, भ्रष्टाचार से प्रशासनिक अदक्षता होती है, ये भी बता दिया, और भ्रष्टाचार से राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, ये भी बता दिया। तो क्या यही छोड़ के चले जाएंगे क्या हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हम लास्ट में 1 लाइन 2 लाइन में आपको बता देंगे कि यार भ्रष्टाचार के लिए, हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म है, हम कुछ कुछ कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मिशन कर्मयोगी कर रहे हैं, सीबीसी है, सीवीसी है, सीबीआई है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, बहुत सारी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, एआई टूल हम ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, सीसीटीवी है, बहुत सारी चीजें। 1 लाइन में कोमा लगा 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 के कंक्लूजन लिख दो, बेहतर नंबर आएंगे आपके। तो लिख दिया इन्होंने, सीबीसी, सीवीसी, लोकपाल, लोकायुक्ता, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सब स्टेप्स है राइट डायरेक्शन में। मैं हिंदी में भी आपके लिए पढ़ देता हूं, क्या क्या, सीबीसी, सीवीसी, लोकपाल, लोकायुक्त जैसी संस्थाएं मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे हालिया प्रयास सही दिशा में। और भी लिख सकते हैं इसमें, मिशन कर्मयोगी लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हम भ्रष्टाचार को वो कर रहे हैं, वो लिख सकते हैं। चीजें नॉलेज तो बहुत है आपके पास, आ जाएगी, नहीं है तो आ जाएगी इन द कमिंग फ्यूचर। स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1, 2 प्रशासनिक अध्यक्षता, और तीसरा अक्षमता, और तीसरा। क्लियर है यहां तक, बताओ बताओ फटाफट से बताओ। हाँ बिल्कुल, ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करोगे आप खुद। मैं बता रहा हूं, मैं खुद के पैरों पे कुलाड़ी मार रहा हूं ये बात बोल के, लेकिन मैं बता रहा हूं यदि आप, जैसे अभी डिस्कशन में इतने लोग हैं, ठीक है, आप 1500 लोग हो टोटल, यदि आप एक दूसरे का आंसर चेक करके एक दूसरे को एग्जांपल बताने लग जाओ, क्या क्या फैक्ट डाले जा सकते हैं, एग्जांपल्स डाले जा सकते हैं, तो कोचिंग की आपको जरूरत ही नहीं है, आप इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल दे दोगे इनमें और आपका आंसर बहुत इनरीच हो जाएगा। लेकिन आप करते का हूं, पार्टिसिपेट करते ही नहीं हो आप एक दूसरे के डिस्कशन में। मैं तो बोल रहा हूं 10 लोगों का ग्रुप बना लो बस, ऑफलाइन या ऑनलाइन, पक्का इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, हाँ अगली बार से हम ऐप पे ले लेंगे, आज टेलीग्राम पे झेल लो। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द कंसेप्ट ऑफ रिट इज फार एडवांसर एंड ब्रॉडर देन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ धर्म एंड सत्य। रित की जो अवधारणा है वो आज की जो आधुनिक अवधारणा है धर्म और सत्य की, उससे कहीं अधिक उन्नत और व्यापक है। ठीक है,
किन दो चीजों के बारे में कंपेयर हो रहा है, एक तरफ रित और एक तरफ धर्म और सत्य। तो या तो टेबल बना दो, लेकिन मैंने बोला हर बार टेबल आपसे नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे अभी टेबल बनाओगे तो इसमें पैरामीटर्स होने जरूरी है, तो उसके लिए थोड़ी सी अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है ना। टेबल आप रफ में बना के देखो, नहीं बन रही तो 10 सेकंड में छोड़ दो उसको, 10-15 सेकंड में आप जब आंसर राइटिंग करने लगोगे ना, तो आपको पता लगने लग जाएगा कि अच्छा यार इसमें टेबल में मैं इनफ पैरामीटर्स डाल सकता हूँ क्या। ठीक है, तो टेबल नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, वैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 7-8 पॉइंट वैसे लिख देने हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पे टेबल नहीं है तो मेरे पास डायग्राम है, सीधा सीधा क्वेश्चन को एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो अपना कलम आंसर राइटिंग का सेशन है ना, हाउ टू मेक डायग्राम। तो ये क्या बोल रहा है कि रित की उदाहरणा ज्यादा उन्नत है, ज्यादा व्यापक है, धर्म और सत्य इसके अंदर समाये हुए। सीधी सीधी टेबल ये डायग्राम बना दिया कि रित बहुत बड़ा है, धर्म और सत्य तो इसका पार्ट है। तो आपने इस क्वेश्चन को ही डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया और एग्जामिनर को बोल दिया कि देख भाई मुझे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। और क्योंकि 5 मार्कर है तो इंटर और कंक्लूजन करने की जरूरत नहीं है, सीधा जो बात पूछी वो लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? नहीं, क्लास नहीं रुकी एक्चुअली, आप एग्जिट करके री एंटर कर लो। ठीक है, तो क्या क्या है भाई, पूछा क्या है कि धर्म और सत्य छोटे हैं, रित बड़ा है। और ये मैंने आपको अच्छे से लेक्चर्स में समझाया है। देखो ये क्वेश्चन वैसे कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन खुद से क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि यार इसको कैसे करें यार, ये तो क्लास में बताया ही नहीं गया। बहुत सारी चीजें आपको क्लास में नहीं बताएगी तो भी पूछी जाएगी एग्जाम में, तब आपको सोचना है। तो रित क्या है भाई, रित तो बहुत बड़ा है, कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर है। धर्म क्या है, सिर्फ सोशल ऑर्डर है भाई। सोसाइटी में हम अच्छा अच्छा काम करें, किसी की बुराई ना करें, किसी को हर्ट ना करें, यही धर्म है ना, राइटियसनेस, अच्छा ही धर्म है ना। लेकिन रित तो इससे भी बड़ा है, सिर्फ सोशल ऑर्डर की बात नहीं करता रित, रित तो कॉस्मोलॉजिकल फिजिकल ऑर्डर की बात करता है, ब्रह्मांड को चला रहा है, तो ऑफकोर्स बड़ा होगा। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, जो सत्य होता है ये सारी क्लास में मैंने डिस्कस किया है। सत्य क्या होता है, जो सच क्या होता है, इस पे आपके जो इंद्रिय जनित होता है, इंद्रियों पे डिपेंड करता है कि ये मैंने देखा यार ये लड़का है, ये सत्य है क्योंकि मैंने देखा है इसको। आंखों पे डिपेंड कर रहा है कि यार मैंने कुछ चखा, यार ये तो मीठा है, ये मेरी इंद्रियों पे वो है। लेकिन रित तो बियॉन्ड इंद्रियों है। मैंने क्या बोला था कि मार्स पे कुछ चीज ढूंढना है तो आप रित के माध्यम से ढूंढ सकते हो। क्यों? क्योंकि पैटर्न आपने फाइंड आउट कर लिया। न्यूटन का एग्जांपल दिया था मैंने क्लास में, सोचो आप कि न्यूटन ने यहां सेब गिर रही है उससे ग्रेविटी की तुलना करके हम आज मार्स पे जा सकते हैं, मून पे जा सकते हैं। क्यों? जो अदृश्य है, हमने मार्स पे क्या है वो तो देखा नहीं, मार्स पे कैसी ग्रेविटी होगी, कितनी ग्रेविटी होगी, वो क्या मार्स पे जाके कैलकुलेट की थी क्या? नहीं, हम यहां बैठ के, पृथ्वी पे बैठ के मार्स की ग्रेविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने हमें फॉर्मूला दे दिया G=G m1m2/r²। ये हमें फॉर्मूला मिल गया भाई। न्यूटन का जो डिस्कवरी थी वो सेब का नीचे गिरना थोड़ा ना था, वो तो बहुत ट्रिवियल चीज है। ये जो फॉर्मुलाज वगैरह है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम साइंटिस्ट को पूछते हैं। तो इसकी मदद से जब हमें दो मासेस के बीच का पता है, अर्थ का मास पता है, मून का मास पता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है, जी कांस्टेंट है ही सही, यहां से बैठे बैठे हम मून पे क्या ग्रेविटी होगी वो पता कर सकते हैं। अदृश्य को भी हम पता कर सकते हैं। सच तो सिर्फ इंद्रिय जनित होता है, ये तो इंद्रियों से भी परे, तो रित तो बड़ा हो गया है ना। तो ये सब चीजें मैंने क्लास में अच्छे डिस्कस की हुई है, बस आपको 4-5 पॉइंट लिख देने भाई। रित प्रीकर्सर है धर्म और सत्य का। धर्म और सत्य तो बाद में, जब ऋग्वेद के बाद के जो आए पुराण आए, महाभारत हुई, रामायण, बाद की बातें हुई ना, तब जाके धर्म और सत्य की बात है। रित तो पहले से ही है, रित तो सीधा ही श्री जो विष्णु भगवान है उससे निकला है, तो रित तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, रित इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, वेयर धर्म एंड सत्य चेंजेस विद टाइम स्पेस। आपका धर्म अलग हो सकता है, मेरा धर्म अलग हो सकता है, लेकिन पृथ्वी का धर्म तो एक ही है ना। तो रित ऐसा नहीं है कि भाई आज पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, कल जाके चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगी या फिर किसी दूसरे प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाएगी, ऐसा तो नहीं होता। पृथ्वी तो कल भी वैसे ही चक्कर लगाई थी, आज भी वैसे ही चक्कर लगा रही है। तो रित प्लैनेटरी मोशंस को भी कंट्रोल कर रहा है, जबकि धर्म तो चेंज होते रहते हैं। अमेरिकन का धर्म अलग है, इंडियन का धर्म अलग है। आज के कुछ सालों पहले सती, चलो ये नॉलेज वाला पार्ट है, फिर मैं अंदर घुसता ही जाऊंगा, नॉलेज में नहीं डिस्कस करूंगा। क्लियर है ना? 5 नंबर का क्वेश्चन, सीधे पॉइंट लिखो, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज द एग्जांपल। और इस एग्जांपल के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी नहीं है, सीधा क्वेश्चंस को आपने एग्जांपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है? एग्जिट एंड ज्वाइन अगेन, यस है ना। कोई दिक्कत है तो मैं इसको रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा यदि ज्यादा ही दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, ये हो गया रित वाली चीज हो गई। डबल एंट्री सिस्टम हो गया। ठीक है, आज वाला क्वेश्चन ये था, इफ ए कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम ए नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड, आई स्ट्रांगली फील देयर आर 3 की सोसाइटल मेंबर्स। कौन कौन 3? पहला है
फादर, दूसरा है मदर और तीसरा है टीचर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अपने को इनको तो ध्यान में रखना ही रखना है। लेकिन अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या है आगे? एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बात कही, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। असली क्वेश्चन ये है, सिर्फ फादर मदर और टीचर के बारे में नहीं है, ब्रॉडन उसने पूछा है फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए मैन में। तो अपन 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो डेफिनेशन में अपन मोरलिटी की डेफिनेशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। मोरलिटी क्या होती है वो अपन डेफिनेशन दे सकते हैं। उसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, करप्शन फ्री एंड बिकम ए नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड। तो करप्शन वगैरह के बारे में हम कुछ बता सकते हैं, कैसे मोरलिटी करप्शन को कर सकती है। 2 लाइन में अपने को एक्सप्लेन करना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन जो असली पार्ट आता है वो आता है बॉडी वाला, कि कैसे, अब देखो इसमें कैसे बांटेंगे अपन, हालांकि मॉडल आंसर भी अपन डिस्कस कर लेंगे। पहला हेडिंग क्या हो जाएगी, रोल ऑफ फैमिली। रोल ऑफ फैमिली, परिवार का क्या रोल है भाई। अब बताओ, फैमिली में बहुत सारी एलिमेंट होते हैं, दादा दादी होते हैं, फैमिली में मम्मी पापा होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली में, तो ठीक है, चाचा चाची होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन अपने को किन 3 पे फोकस करना है या किन 2 पे फोकस करना है, फादर और मदर पे। क्यों? क्योंकि फादर और मदर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और को भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन फादर और मदर को आपको, रोल ऑफ फादर इन मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैन, तो आप क्या कर रहे हो, एक तरफ फादर है और दूसरी तरफ फादर क्या कर रहे हैं, मोरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो आप सीधा सीधा टेबल बना दो, ठीक है, कि फादर का मोरल डेवलपमेंट में 1 2 3 ये रोल होते हैं भाई। फादर से हम क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं, ये मोरलिटी का पार्ट ही तो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ये हो गया। और भी बहुत सारे अपन ने नोट्स में लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई। फादर मदर, मदर से हम क्या सीखते हैं भाई, केयरिंग सीखते हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं मदर से। और सबके एग्जांपल भी अपने को पता है, बेस्ट फादर के एग्जांपल अपने नोट्स में, बेस्ट मदर के एग्जांपल्स अपने नोट्स में, ठीक है। फादर और मदर हो गया, लेकिन क्वेश्चन फैमिली के बारे में, सिर्फ फादर और मदर के बारे में नहीं है। आगे जो ब्रॉड है, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, तो फिर एक एक लाइन, ज्यादा नहीं, इनको ज्यादा एक्सप्लेन करना है फादर और मदर को। फिर अपन सिबलिंग्स का रोल देख सकते हैं। फिर अपन चौथे में जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनका रोल देख सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स में क्या हो जाएगा, जैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वगैरह, ये सब अपन ने चीजें देखी हुई है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अभी पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है, फर्स्ट पार्ट हुआ है, क्योंकि फैमिली अपन ने कवर की। ये 5 नंबर का या फिर अपन 4 नंबर का हो गया, क्योंकि 1 नंबर तो इंट्रो के, 1 नंबर कंक्लूजन के, और 4 नंबर की ये 2 बॉडी हो गई, 8 नंबर हो गए ना। ये रोल ऑफ फैमिली हो गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी हेडिंग में बनाऊंगा क्लियर, दूसरी हेडिंग बनाऊंगा रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब हेडिंग कैसे बनाऊंगा, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बस इतना। इतना नहीं लिखूंगा रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इनकलकेटिंग ह्यूमन वैल्यूज या मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैन, नहीं, उसे पता है कि मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो सीधा सीधा मैं इतना सा रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, या फिर इवन आप इतना भी कर सकते हो, रोल भी हटा दो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मतलब ये तो पूरा लिखना है एजुकेशनल और इंस्टीट्यूट, तो ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि उसे पता है कि रोल की बात हो रही है। ऊपर रोल ऑफ फैमिली और रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब इसके अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कौन कौन आते हैं भाई, करिकुलम आता है, टीचर्स आते हैं, ठीक है, और एजुकेशन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आती है, ये सारी चीजें आती है। तो ये अपन ने नोट्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है, दोनों पार्ट को अपन ने कर दिया, और लास्ट में कंक्लूजन अपन लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। इसका मॉडल आंसर आपको दिया हुआ है, वो आप पढ़ लेना अच्छे से। हाँ, आगे से ये दिक्कत नहीं होगी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आप भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आप अच्छे से देखना। ये टेलीग्राम का ग्लिच है, हमने पेड सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ है, तो भी ये ग्लिच है, बट कोई ना, आगे से एप्लीकेशन पे ले लेंगे अपन, और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। इवन यूट्यूब पे मैं, यदि मौका मिला तो यूट्यूब पे मैं अपलोड करवा दूंगा इसको, ठीक है। हाँ, मोर क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। 3 क्वेश्चन आप डेली करो, मैं गारंटी लेता हूं आपकी इंप्रूवमेंट की। पर्सनली 3 क्वेश्चन ढंग से करो, लेकिन आप सारे एलिमेंट्स को आप एक्सप्लेन करते हुए, है ना। एक क्वेश्चन को इसमें से आप टाइम बाउंड कर लो, 2 क्वेश्चन को सोचने से क्वालिटी इंप्रूव कर लो, ठीक है। मैं आपको, रिकॉर्डिंग तो चल रही थी ना, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो अब सारे डाउट्स वगैरह, लाइब्रेरी में मैं आ जाऊंगा, कल आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ लो फटाफट से। हाँ, शेड्यूल वगैरह आई थिंक पड़ा हुआ है, फिर भी और भी कोई भी दिक्कत हो, डीपीपी चेक कैसे करें, आप एक दूसरे की चेक कर सकते हो, बाकी मेंटर्स हमारे रिप्लाई कर देंगे आपको। यू आर एक्सप्लेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बट वीडियो डिस्कशन इन बिटवीन। रंजीत सर कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है, फटाफट से देख लेना आप, ठीक है। आई थिंक बलविंदर सर, ये तो
क्रिप्टॉन सर ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको, कैसा प्लान है, कैसे यूज करना है, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। डेली क्वेश्चंस आते ही है, तो मैं और क्रिप्टॉन सर से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि मुझे देखो उतनी चीजें पता नहीं है, वही संभालते हैं चीजें। तो ठीक है भाई, आपके करता धरता वही है, मुझे तो एक जिम्मेदारी दे दी गई है पढ़ाने की, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो मैं उनसे एक बार और रिक्वेस्ट कर लूंगा कि वो आपको समझा देगी क्या है ना। डेली क्वेश्चन वाला शेड्यूल आई थिंक डला हुआ है ऊपर, नहीं डला हुआ तो दोबारा डलवा देंगे। तो मैं ये, मेरे पास फोन भी नहीं है अभी। मैं क्रिप्टन सर को बोलूंगा कि एक बार आप इनके थ्रू चले जाओ। आई थिंक क्रिप्टन सर सेशन में ही है। सर आप हो क्या सेशन में? हाँ, ये वाली इश्यू मेरे पास भी आया था कि एथिक्स में क्वेश्चन टॉपिक सीक्वेंस में नहीं है। मैं जो डीपीपी बना रहे हैं अपने कविता मैम, उनसे मैं आज अभी क्लास के बाद में डिस्कस करूंगा कि सीक्वेंस में थे या नहीं थे। ठीक है, ठीक है। तो मैं सारी चीजें सारी बातें आपकी क्रिप्टन सर तक पहुंचा दूंगा, कविता मैम तक पहुंचा दूंगा। और आई होप ये डिस्कशन प्रोडक्टिव रहा होगा, कुछ आंखें खुली होगी, कुछ चेंजेज आए होंगे आपके माइंड में कि यार ऐसे करना है, वैसे करना है, इस तरीके से अपने को प्रोसीड करना है। और इसी से सिलेक्शन होता है, इसी से रैंक आई है, पहले भी आई है और आगे भी आएगी आपकी। ठीक है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर अप्रोच। आपको अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंट होना है, बस इतना सा करना है। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट। कर लेंगे कर लेंगे, अरे ये बहुत आसान है, उतना भी टफ नहीं है, एग्जाम निकालना हो जाएगा। ये एग्जाम कंसिस्टेंसी मांगता है, नहीं ये लोग कंसिस्टेंट। ठीक है, नहीं ये लोग कंसिस्टेंट। आप जाके सर्वे करवा लो, दिल से पूछवा लो कि कितने लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। यदि कोई आदमी 5-6 महीने डेली आंसर राइटिंग करता है ना, तो उसका मेंस निकलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, इंटरव्यू के बाद में फिर लग गेम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, फिर आपके केसरी सर आ जाए, कोई भी आ जाए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेंस पक्का क्लियर होगा यदि आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हो, आप टेस्ट लिख रहे हो तो। नहीं आते लोग, टेस्ट लिखने नहीं आते। 900 लोग टेस्ट सीरीज में ज्वाइंट है, लेकिन कितने लोग यहाँ टेस्ट लिखने आते? नहीं आते। क्या करें, रिक्वेस्ट ही कर सकते कि भाई लिख लो टेस्ट। अब आप बच्चे तो हो नहीं, तो प्लीज आप अपने आप को कमिटेड कर लो, पक्का ये एग्जाम निकलेगा आपसे। ठीक है।